अगर आप किसी चेक बाउंस के मामले की सुनवाई कर रहे हैं या आप लॉ स्टूडेंट हैं या अभी अभी आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया है तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाला है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में चेक बाउंस के कानून को बिल्कुल ही बदल दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इस जजमेंट में 8 गाइडलाइन बताई है वह आपके केस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इन 8 गाइडलाइन को अपनाते हुए आप अपने केस को जल्दी से जीत भी सकते हैं और आपके केस में बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत लाल लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। 8 गाइडलाइन में से सबसे पहली गाइडलाइन है सर्विस ऑफ सम्मन। एक सर्वे से यह पता चला है कि मोस्टली सबसे ज्यादा जो चेक बाउंस के मामले हैं वह पेंडिंग चल रहे हैं। इनका सबसे मेन कारण यह है कि जो कोर्ट के द्वारा सम्मन जारी किया जाता है उसकी तामील होती नहीं है, यानी कि अगले व्यक्ति को मिलता ही नहीं है। इसके चलते 2 चीजें न्यायालय के द्वारा जारी की गई हैं। अब जो दस्ती का है वह ऑप्शन जारी किया गया है। दस्ती का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया है और न्यायालय के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को सम्मन जारी कर दिए जाते हैं। पहले तो न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी किए जाते थे, लेकिन अब दस्ती का ऑप्शन भी दे दिया गया है। जो नोटिस होता है उसकी एक कॉपी हम रख सकते हैं और वह हम स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को भिजवा सकते हैं। जब वह डिलीवर हो जाता है तो उसकी डिलीवरी यानी ट्रैकिंग रिपोर्ट हम न्यायालय में पेश करेंगे तो न्यायालय के द्वारा यह मान लिया जाएगा कि नोटिस अगले व्यक्ति को सर्व हो चुका है। इसके साथ ही साथ सर्विस ऑफ सम्मन में एक एडिशनल मोड और जोड़ दिया गया है, वह है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। अब देश में किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मोड से यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस से सम्मन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, अगर इनके द्वारा अगले व्यक्ति को सम्मन भेजा गया है और वह सम्मन रिसीव हो गया है तो उस केस में उस सम्मन की सर्विस को माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर आपके स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड की सुविधा दे रखी है या कानून ऐसा बनाया गया है जिसके तहत आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगले व्यक्ति को सम्मन इशू करवा सकते हैं, अगर किसी स्टेट में अगर यह सुविधा नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड की जो सुविधा दी गई है उसे उपयोग में नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यह रूल दिल्ली में बना दिए गए हैं तो यह रूल दिल्ली में चलेगा। और दूसरी बात आपको ध्यान में यह रखना है कि इस बात के लिए आपको न्यायालय में एक एफिडेविट देना होगा। कहने का मतलब है कि न्यायालय में आपको इस बात के लिए एक शपथ पत्र देना होगा कि जो एड्रेस है वह बिल्कुल सही है और जो व्हाट्सएप नंबर है वह भी बिल्कुल सही है। मैं इस व्हाट्सएप नंबर पर अगले व्यक्ति से बात करता हूं और जो सम्मन जारी किया गया है वह उसे सर्व भी हो गया है। यह सारी बातें हमें शपथ पत्र पर देनी होंगी, क्योंकि आपने जो शपथ पत्र दिया है उस बेसिस पर न्यायालय आप पर विश्वास करेगी। आपने जो नंबर दिए हैं वह सही है। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मोड जिसके आधार पर अगले व्यक्ति को सम्मन सर्व हो गया है तो इस बात को लेकर न्यायालय आप पर विश्वास करके उसकी तामील मान लेगी। इस प्रकार से यह हुई पहली गाइडलाइन जिसमें आप दस्ती के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा अगले व्यक्ति को सम्मन भिजवा सकते हैं। दूसरी गाइडलाइन में यह बताया गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड का ऑप्शन दे रहे हैं, इसलिए हमें आप पर बिल्कुल भरोसा है कि आप जो भी एफिडेविट देंगे वह बिल्कुल सही देंगे। और दूसरी बात यह भी कही है कि अगर आपने गलत एफिडेविट दिया है या गलत शपथ पत्र दिया है और आपने दूसरे नंबर देकर हमें गुमराह किया है या ये कहा है कि अगले व्यक्ति को सम्मन सर्व हो गया है और यह सारी बातें गलत नजर आती हैं, अगर ऐसा होता है तो गलत शपथ पत्र देने पर आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए मेरी राय यही है कि अगर आप शपथ पत्र दें तो वह बिल्कुल सही दें।
तीसरी गाइडलाइन है कि अगर पार्टी आपस में राजीनामा करना चाहती है तो पहली बार डिजिटल अमाउंट को बढ़ावा दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि अब सभी न्यायालयों में QR कोड लगाए जाएंगे। अगर पार्टी यह कहती है कि मुझे राजीनामा करना है तो उस QR कोड पर अगले व्यक्ति का पेमेंट करो और जो केस है उसे खत्म करवा सकते हैं। चौथी गाइडलाइन ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि जब चेक बाउंस के मामले किए जाते हैं तो उनमें प्रॉपर ड्राफ्टिंग होती ही नहीं है। जो बेसिक बातें होती हैं आप उनमें लिखते ही नहीं हो और कई एक्स्ट्रा बातें और लिख देते हो, इसलिए हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं और इस चीज को मैंडेटरी कर रहे हैं। अगर आप कोई चेक बाउंस का केस कर रहे हैं और आपने उसमें उसका सारांश नहीं लिखा है, टाइप नहीं करवाया है, तो वह चेक बाउंस का जो मामला है वह वैलिड नहीं माना जाएगा। उसमें आपको बेसिक डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे आपका नाम पता, अगले का नाम पता, चेक की डिटेल, कोज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ, ऐसी बेसिक बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई हैं। इस जजमेंट में 1 बाय 1 आपको सारांश मिल जाएगा। जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप जाकर देख सकते हैं। इसलिए वह ड्राफ्टिंग के समय सारांश देना बहुत जरूरी है। आप अपने वकील साहब को भी बता सकते हैं, नहीं तो वह केस डिसमिस हो जाएगा। पांचवी गाइडलाइन ये है कि जब भी आपके द्वारा चेक बाउंस का केस किया जाता है और न्यायालय के द्वारा उसमें प्रसंज्ञान ले लिया जाता है और प्रसंज्ञान लेने से पहले ही सम्मन जारी कर दिए जाते हैं, इस बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि अब प्रसंज्ञान होने से पहले सम्मन जारी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप बिना सम्मन जारी किए भी प्रसंज्ञान ले सकते हैं और प्री कॉग्निजेंस की स्टेज पर किसी पार्टी को सुनना जरूरी नहीं है, जिससे अब चेक बाउंस के मामले और भी आगे तेजी से बढ़ेंगे। अब छठी गाइडलाइन ये है कि न्यायालय में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे यह पता चल सके कि न्यायालय में कौन सा केस चल रहा है, कितने केस पेंडिंग है और कौन सा केस डिस्पोज हो गया है। इस बात को बढ़ावा दिया गया है ताकि लोगों को ट्रांसपेरेंसी का पता चल सके। अब सातवीं गाइडलाइन है इंटरिम कंपनसेशन। एनआई एक्ट के सेक्शन 143A में यह बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा चेक बाउंस का केस किया जाता है तो जो राशि होती है उसका 20% न्यायालय के द्वारा परिवादी को दिलाया जाएगा। लेकिन इसमें यह होता है कि जब वकील के द्वारा 143A का प्रार्थना पत्र लगाया जाता है, इसमें सुनवाई होती है, दोनों पक्ष को सुना जाता है और कई महीने निकल जाते हैं आदेश होने में। इसलिए हम एडवोकेट्स के द्वारा भी यही सोचा जाता है कि रहने दो, जब अंतरिम आदेश होगा तो उसमें राशि डिसाइड हो जाएगी। लेकिन इस बात के लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रायल कोर्ट को यह डायरेक्शन दिया गया है कि अब जल्दी से 143A में जो प्रार्थना पत्र लगाया गया है उसका जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाए और जो परिवादी है उसे अमाउंट दिलवाया जाए। लास्ट और आठवीं गाइडलाइन है समरी ट्रायल वर्सेस सम्मन ट्रायल। ये बड़े टेक्निकल लॉ के पॉइंट है, इनकी गहराई में मैं नहीं जाऊँ, लेकिन जो बेसिक बात है वह मैं आपको बता देता हूँ। ट्रायल कंडक्ट करने के कई तरीके होते हैं। सेशन ट्रायल होता है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होता है और उनसे नीचे सम्मन ट्रायल होता है। ये सब ट्रायल के प्रोसेस होते हैं। आपको कितनी सीरियस ऑफेंस में कितनी सीरियस ट्रायल लेनी है। जैसे मर्डर व रेप है वह सेशन ट्रायल हो गई, चीटिंग का केस है ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट हो गई, उससे कम का केस है तो सम्मन ट्रायल हो गई। कहने का मतलब है कि जैसा अपराध है वैसा ही ट्रायल चलाया जाएगा। आज भी मोस्टली चेक बाउंस के मामले में सम्मन ट्रायल चलाई जाती है, जो कम डिफिकल्ट प्रोसेस होता है और थोड़ा फास्ट चलाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आपने नोटिस किया होगा कि जो केस है वह कई लंबे समय तक चलते हैं। अब इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा गया है। अब सम्मन ट्रायल की जगह चलाई गई है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल हमारे कानून में तो है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो चेक बाउंस के मामले हैं उन्हें समरी ट्रायल की तरह ही डिस्पोज किया जाएगा। समरी ट्रायल का मतलब चेक बाउंस के मामले को समरी ट्रायल की तरह ही डिसाइड किया जाएगा, जहां पर बहुत ही कम कानून की जरूरत पड़ेगी और जो चेक बाउंस के मामले हैं उन्हें जल्दी से निपटारा किया जाएगा।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फिर भी ट्रायल कोर्ट को यह लगता है कि जो चेक बाउंस के मामले हैं उन्हें समरी ट्रायल की तरह नहीं बल्कि सम्मन ट्रायल की तरह चलाना है। तो उस केस में ट्रायल कोर्ट को यह रीजनिंग देनी होगी कि मैं इन मामलों को समरी ट्रायल की तरह ट्रायल क्यों नहीं कर रहा और क्यों सम्मन ट्रायल की तरह ट्रायल कर रहा हूं। तो इस प्रकार से कई नए सारे बदलाव किए गए हैं और 8 गाइडलाइन जारी की गई है। और आपका केस भी अगर पेंडिंग है तो यह जजमेंट आपके बहुत ही काम में आएगा। और यह जजमेंट आपके तभी काम में आएगा जब यह वीडियो उन लोगों को भेजो जिनके चेक बाउंस के मामले चल रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें अपने कानूनों का पता चल सके। धन्यवाद।